Hello learners, how are you? I hope you are doing well. So guys, please don't forget to like, share and subscribe to our channel, and in case you like our content, please do recommend it to your friends. If you let us help to increase our subscriber, it will really motivate us to help you more and to provide you quality content as soon as possible we can. So guys, today we are going to finish out this chapter, class 9 civics, third chapter, constitutional design. Last class में हमने पढ़ा था कि हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बनाया गया, लीडर्स ने क्या क्या काम किया और किस तरह से उन्हें बहुत ज्यादा डिबेट डिस्कस करना पड़ता था, कौन कौन से एलिमेंट्स हमने लोगों से इंस्पायर मतलब दूसरी कंट्रीज से इंस्पायर हुए जो हमने वहां से अडॉप्ट किए थे। हमने पार्ट्स पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। Who then were the makers of Indian Constitution? So this is the biggest question कि किसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कौन था उस टाइम पे वो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में काम कर रहे थे। This is very important to know. The drafting of document called the Constitution was done by an assembly of elected representatives. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम था असेंबली ने बनाया था, एक असेंबली ने मिलके ये काम किया था, किसी एक इंडिविजुअल ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया, पूरी एक टीम थी जिसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिन लोगों ने मिलके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो ये जो हमारी असेंबली थी, इट इज फुल ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो इलेक्टेड थे, मतलब वो इलेक्ट हो गए थे, रैंडमली कोई भी नहीं आ गया था। इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946। तो जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम है वो आजादी हमारी जो 47 में हुई उससे पहले ही स्टार्ट हो गया। जुलाई 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन हुए और दिसंबर 1946 में इस पे काम स्टार्ट हो गया था। फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी? दिसंबर 1946 में। उसके बाद 47 में जब आजादी मिली तो इंडिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, इंडिया और पाकिस्तान। तो उसके बाद क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी डिवाइड कर दिया गया। जो लोग इंडिया वाले पार्ट से इलेक्ट थे वो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स बन गए, जो पाकिस्तान से इलेक्ट थे वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चले गए। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर्स। जिन लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे काम किया वो कितने थे? 299 मेंबर्स। असेंबली ने अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 को, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया, मतलब स्वीकार कर लिया गया, ये पूरा हो गया, उस पर लास्ट सिग्नेचर उस दिन कर दिए गए। और आपको पता होगा इसी दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन डे या संविधान दिवस भी मनाते हैं हर साल 26 नवंबर के दिन। यही रीजन है क्योंकि उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनके पूरा हो गया था, लेकिन वो इफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950 से, जिस दिन हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। आई होप आप सभी को पता होगा कि हम रिपब्लिक डे उस दिन इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उस दिन से 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इम्प्लीमेंट हुआ था, मतलब उसके जो रूल्स थे वो पूरी कंट्री में एप्लीकेबल हो गए थे। अब हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो इतने साल पहले एक उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, अभी भी हम उसे क्यों फॉलो कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके माइंड में भी जरूर आया होगा। Then we have already noted one reason above. The Constitution does not reflect the views of its members alone. It expresses a broad consensus of its time. उसका पहला रीजन तो हम देख ही चुके हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो किसी एक इंडिविजुअल के व्यूज नहीं है या किसी कुछ पर्सन के व्यूज नहीं है, बट इट शोज द स्पिरिट, द वैल्यूज ऑफ एवरीवन। मतलब जो ऐसी वैल्यूज इसमें फॉलो की गई हैं जो जिसमें सभी लोग अग्री करते थे, और ये जो है एक ब्रॉड कंसेंसस, मतलब जो इसके सोच का दायरा है वो काफी ब्रॉड है, जो अभी तक एप्लीकेबल है। इतने साल हो गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके बाद भी एक आउटडेटेड डॉक्यूमेंट नहीं बना है, अभी भी एक अपडेटेड डॉक्यूमेंट की तरह सोसाइटी की नीड्स को पूरा करता है। और ये इतना रिजिड नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि टाइम के हिसाब से इसमें हम चेंजेस ना कर सकें। Many countries of the world have to rewrite their constitution afresh because the basic rules were not accepted to all major social groups or political parties. काफी सारी कंट्रीज के एग्जाम्पल हमारे पास हैं जिन्हें अपना कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा से शुरू से लिखना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो रूल्स बनाए थे वो सभी ग्रुप्स फॉलो नहीं कर पा रहे थे या फिर करना नहीं चाहते थे। No one In some other countries, the constitution exists as mere a piece of paper. No one actually follows it. The experience of our constitution is different. कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक कागज के टुकड़े के बराबर है, जिसे कोई फॉलो नहीं करता, लेकिन हमारी कंट्री में ये एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है। हमारी कंट्री में, इंडिया में क्या है, ओवर द लास्ट हाफ अ सेंचुरी सेवरल ग्रुप्स हैव क्वेश्चनड सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट नो लार्ज, आई रिपीट,
No large social group or political party has ever questioned the legitimacy of constitution itself. कुछ प्रोविजंस को लेके लोग एक मत नहीं होते, उनमें झगड़े होते हैं, उसे चेंज करना चाहते हैं, उनके अलग ओपिनियन है, लेकिन अब तक का हमारा रिकॉर्ड है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने या किसी सोशल ग्रुप ने हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी लेजिटिमेसी पर सवाल नहीं उठाए कि इज इट लेजिटिमेट और नॉट. एवरीवन फॉलोज इट, एवरीवन एक्सेप्ट्स इट दैट इट इज अ लेजिटिमेट, इट इज द मोस्ट लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट फॉर अ गवर्नेंस ऑफ अवर कंट्री. दिस इज एन अनयूजुअल अचीवमेंट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन. तो सिंपल सी बात है, इट इज एन अचीवमेंट फॉर अस, ऑफ अस. इट इज अ moment to celebrate, moment to cherish that we have made this much updated document which has a broad vision, so that it is not outdated yet after so many years. The second reason of accepting the constitution is that the constituent assembly represented the people of India. दूसरा important reason क्या है? जो constituent assembly जिसने हमारा constitution बनाया, they are our representatives. वो हमारे प्रतिनिधि हैं, मतलब वो हम सब में से ही चुनकर गए थे जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. उस टाइम पे हालांकि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, बट लेकिन उस टाइम पे अगर उस टाइम पे डायरेक्ट इलेक्शन भी होते ना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, तो लगभग यही वाले लोग आने वाले थे असेंबली में. इट वाज इलेक्टेड मेनली बाय द मेंबर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स दैट वी मेंशन्ड अबव. उस टाइम पे मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, जैसे अब स्टेट्स होते हैं तब प्रोविंसेस होते थे, तो जो लोग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पार्ट थे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से इलेक्टेड थे, मतलब इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे. दिस इंश्योर्ड अ फेयर जोग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ऑल द रीजन्स ऑफ कंट्री. इससे क्या हुआ कि एक फेयर जोग्राफिकल शेयर बन गया, कंट्री के हर हिस्से से उसमें लोग आए हुए थे. ऐसा नहीं है कि नॉर्थ से ज्यादा है, साउथ से कम है, सभी जगह को इक्वल चांसेस मिले थे. द असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, द पार्टी दैट लेड इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल. क्योंकि आईएनसी एक ऐसी पार्टी थी जिसने हमारे जो फ्रीडम मूवमेंट थी उसमें वो सबसे आगे थी, टॉप पर, सबसे ज्यादा उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में अब तक हैं. मतलब कांग्रेस इटसेल्फ इंक्लूडेड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियंस. जस्ट बिकॉज उसमें ज्यादातर मेंबर्स कांग्रेस के थे डज नॉट मीन दे ऑल हैव सेम ओपिनियन लाइक टुडे. दे हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, दे हैव डिफरेंसेस ऑफ व्यू, दे बिलोंग टू द डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट बैकग्राउंड्स. तो उस असेंबली में ऐसे भी मेंबर्स थे जो कांग्रेस से एग्री नहीं करते थे. इन सोशल टर्म्स आल्सो असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस, ग्रुप्स, कास्ट, क्लासेस, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशन. किसी भी सभी कास्ट के, क्लास के, रिलीजन के, रीजन के, जेंडर के लोग असेंबली में शामिल थे. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अगर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज से भी इलेक्शन होता तब भी लगभग उसका कंपोजिशन सेम ही रहने वाला था. जिस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने काम किया है वही कारण है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक सेक्रेड डॉक्यूमेंट है. इट हैज गिवन द कॉन्स्टिट्यूशन अ सैंक्टिटी, मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग होली. कॉन्स्टिट्यूशन हैज बिकम अ होली डॉक्यूमेंट फॉर द इंडियन गवर्नेंस. इट इज फंडामेंटल डॉक्यूमेंट. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड इन सिस्टमैटिक, ओपन एंड कंसेंसुअल मैनर. मतलब उन्होंने इस तरह से काम किया कि कोई भी मुद्दा जिस पर डिबेट हो रही है तो ऐसा नहीं है कि जिसको भी ज्यादा वोट मिलेंगे वही एग्री होगा, बल्कि उनका जो प्रिंसिपल था वो कंसेंसस पे काम करते थे कि जो लोग अग्री नहीं है उन्हें लॉजिक से समझाया जाए और जब सब लोग अग्री हो जाएंगे तभी उस चीज को एक्सेप्ट किया जाएगा. कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स ऐसे डिसाइड किए गए जिसमें सभी एग्री थे. और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट तैयार किया था और उनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ये आपने सुना होगा. काफी राउंड्स हुए डिस्कशन के जब उसका कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया, क्लोज बाय क्लोज, मतलब उसके एक एक पार्ट को उठाकर लंबी लंबी डिबेट्स और डिस्कशन होते थे. मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसिडर्ड. जिस टाइम पे ड्राफ्ट लिखा गया उस टाइम पे भी उसमें 2000 से ज्यादा अमेंडमेंट, सुधार या चेंज को कंसिडर किया गया, उस टाइम पे भी वो हुए. द मेंबर्स डेलिब्रेटेड फॉर 114 days स्प्रेड ओवर 3 years. तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसे लगभग बनने में कितना टाइम लगा था? 3 years. एग्जैक्ट बताएं तो 2 years, 11 months and 18 days. तो लगभग 114 days वर्किंग डेज थे उसमें, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली, उन लोगों ने बात की, काम किया. हर एक डॉक्यूमेंट जो है प्रेजेंट किया जाता था, एक एक वर्ड उसका असेंबली में रिकॉर्ड किया जाता था, प्रिजर्व यानी सुरक्षित रखा जाता था संभाल के. तो इन सबको क्या कहते हैं हम? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स. तो ये जो डिबेट्स हैं ये अभी भी 12 बल्कि वॉल्यूम्स में प्रिंटेड हैं और अवेलेबल हैं. These debates provide the rationale behind every provision of constitution. They are used to interpret the meaning of constitution. तो जो ये बल्कि वॉल्यूम्स हैं 12 वॉल्यूम्स जिसमें डिबेट्स और डिस्कशन का पूरा
आप कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन है। इसमें हर एक प्रोविजन के पीछे रैशनल मतलब रीजन दिया गया है कि इसे क्यों एक्सेप्ट किया गया, और इसको जो स्कॉलर्स हैं यूज कर सकते हैं इंटरप्रेट करने के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस प्रोविजन का मीनिंग हमारे फाउंडिंग फादर्स के लिए क्या था, उसके लिए ये आपकी 12 जो बल्कि वॉल्यूम्स हैं डिबेट्स की, ये यूज हो सकती हैं। अब हम देखेंगे गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सी वैल्यूज थी जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को गाइड किया। जैसे कि हम सबसे पहले देखेंगे कि फिलॉसफी क्या थी। फिलॉसफी मतलब व्हाट आर द प्रिंसिपल्स दैट अवर कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोड। ठीक है, तो इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो कि हम रीडिंग कर लें कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लीडर्स जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में काम किया उनके क्या व्यूज थे, उनके लाइफ के क्या प्रिंसिपल्स थे, क्या व्यूज थे। लेकिन साथ साथ हम दूसरा ये भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी एक फिलॉसफी है, क्योंकि ये किसी एक के विचार नहीं है, ये हमने पढ़ा है। तो इट इज दिस इज व्हाट द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन डज। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल है वो एक तरह से आइडेंटिटी कार्ड है। वो सबसे पहले दी हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, आपने देखा होगा कुछ बुक्स में भी दी होती है, ऐसे स्टार्ट होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो दिस इज अवर प्रीएम्बल, दिस इज अवर काइंड ऑफ आइडेंटिटी कार्ड। जैसे आपके आईडी कार्ड में लिखा होता है आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आपके बारे में बेसिक इन्फो होती है। उसी तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो प्रीएम्बल है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के आइडेंटिटी कार्ड की तरह है। वो बताती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है आगे वो कौन से वैल्यूज पे बेस्ड है, कौन से प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, और किन प्रोविजंस का आगे डिस्क्रिप्शन होगा। सबसे पहले जो डेमोक्रेसी है वर्ल्ड में सबसे पुरानी वो अमेरिका है, आपने सुना होगा। तो जो हमारी प्रीएम्बल का आइडिया है ये हमने यूएसए से ही अडॉप्ट किया है। तो इसमें सबसे पहला क्या है, द ड्रीम एंड द प्रॉमिस। आपने सुना होगा और जानते भी होंगे महात्मा गांधी और ऐसे बहुत सारे लीडर्स जो बहुत फेमस हैं कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी वैल्यूज हैं। जो महात्मा गांधी थे वो अपने आप से, वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मेंबर नहीं थे। संविधान सभा का जो गठन किया गया, जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, संविधान लिखा, उसके वो मेंबर नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद जो उनका विजन था, जो उनका आइडिया था, जो उनका दृष्टिकोण था, उसकी परछाई मतलब उसकी एक छाप हम कॉन्स्टिट्यूशन में देख सकते हैं। ठीक है, years ago in his magazine Young India in 1931 he had spelled out what he want to constitution। मतलब उनकी एक मैगजीन थी 1931 यंग इंडिया, उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि वो क्या चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से होना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा था, वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं आगे आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये एक पैराग्राफ दिया हुआ डिफरेंट कलर के बॉक्स में, तो इसे आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें उन्होंने क्या लिखा है कि वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं जो इंडिया को हर तरह के बॉन्डेज से दूर कर देगा, जहाँ पे कोई कुछ लोग पावरफुल नहीं होंगे, बल्कि एक ऐसा इंडिया होगा जहाँ पे जो कंट्री का गरीब से गरीब व्यक्ति, सबसे निम्न जो व्यक्ति है, उसके पास भी आवाज होगी, उसकी भी जो आवाज होगी, उसका भी जो प्रॉब्लम है उसे सुना जाएगा और उसका भी कोई समाधान ढूंढा जाएगा। और वहां पे कोई हाई क्लास नहीं होगी, लो क्लास नहीं होगी, सब लोगों का इक्वल स्टेटस होगा, सभी लोग मिलजुल कर रहेंगे। और वहां पर अनटचेबिलिटी, छुआछूत और ऐसी बुरी चीजों के लिए या ड्रग्स के लिए, ड्रिंक्स के लिए, अल्कोहल के लिए, इन सब का कोई स्थान नहीं होगा। वुमेन्स के भी मेंस जैसे ही राइट होंगे। तो महात्मा गांधी का यहाँ से आपको विजन पता चलता है। हालांकि उन्होंने उसमें कंट्रीब्यूट नहीं किया कि एग्जैक्ट प्रोविजन क्या होना चाहिए, लेकिन इस आइडिया से पता चलता है कि वो क्या विजन था उनका, कि मतलब दूर के लिए वो क्या सोचते थे कि इंडिया की सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, उसमें कौन कौन सी वैल्यूज इनबिल्ट होनी चाहिए। तो जो ड्रीम था इनइक्वालिटी को हमें दूर करना है, डॉक्टर अम्बेडकर का भी था। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। और जैसे कि इनइक्वालिटीज की सबकी अलग अलग अंडरस्टैंडिंग होती है, वो उनका और महात्मा गांधी का व्यूज थोड़ा सा अलग था। और उनका क्या मानना था, और उन्होंने एक स्पीच भी दी थी जब कॉन्स्टिट्यूशन पूरा हुआ, उसमें उन्होंने क्या कहा था, ऑन 26 जनवरी 1950 वी आर गोइंग टू एंटर अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। तो वो क्या कह रहे थे कि अब हम जब से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाएगा 1950 26 जनवरी के बाद से हम एक कॉन्ट्रडिक्शन की लाइफ में एंटर कर रहे हैं, जहाँ पे विरोधाभास, वहां पे कुछ चीजें आपस में टकराएंगी। जैसे कि पॉलिटिक्स में सबके पास इक्वालिटी होगी, सबको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे, वोटिंग के राइट्स मिलेंगे, मीन्स दे हैव पॉलिटिकल राइट्स इक्वल। मगर सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में इनइक्वालिटी फिर भी होगी। पॉलिटिकल लाइफ में हम वन मैन वन वोट का प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, लेकिन सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में क्या होगा, इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर की वजह से हम वन मैन वन वैल्यू को जो प्रिंसिपल है उसे डिनाई करेंगे, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हर किसी की इनकम सेम होगी, कंट्री में हर किसी का इकोनॉमिक स्टेटस सेम होगा। तो वो कह रहे थे कि ये कॉन्ट्रडिक्शन पता नहीं लाइफ में कब तक चलेंगे, कब तक हम ऐसे इस तरह से चलते रहेंगे कि कुछ चीजों में इक्वालिटी है, कुछ चीजों में नहीं। तो वो, और उनका मानना था कि अगर ये
चीज काफी लंबे टाइम तक चली, जो हमारी पॉलिटिकल इक्वालिटी है वो भी खतरे में आ जाएगी। दिस वॉज द व्यू ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑन द डे ऑफ 26 जनवरी 1950। तो उन्हें लगता था कि जो सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है उसकी वजह से पॉलिटिकल इक्वालिटी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन आज जब हम देख रहे हैं इतने साल हो गए कॉन्स्टिट्यूशन को बने हुए, तो उनका जो डर था उनके मन में वो सच साबित नहीं हुआ, बल्कि हम एक बहुत सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारी कंट्री है उसके लिए एक अचीवमेंट का मुद्दा है कि हमारे पास इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने भी एक स्पीच दी थी, आपने सुना होगा, ये एक इंपॉर्टेंट स्पीच है, बहुत फेमस, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ, एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ये स्पीच आप खुद पढ़ लेंगे। फिर भी आपको कोई इश्यू है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो। 15 अगस्त 1947, जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस, जिस मिडनाइट में पार्टीशन हुआ था, उसके बाद इंडिया का जो इंडिपेंडेंस हुआ तभी उन्होंने ये स्पीच दी थी, एज अ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब हम देखते हैं व्हाट वाज द फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वैल्यूज दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड इन फ्रीडम स्ट्रगल एंड वर इन टर्न नर्चर्ड बाय इट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। तो जो वैल्यूज, जो मूल्य है जिनसे लोग इंस्पायर थे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम से, जिन्होंने बाद में नर्चर किया इंडिया की डेमोक्रेसी को, नर्चर मतलब प्रोटेक्ट किया, उसे आगे बढ़ाया, वही वैल्यूज जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी में दिखती हैं। तो ये वैल्यूज हमारे प्रियम्बल में इनबिल्ट है। जैसे मैंने बताया था, अगर आप प्रियम्बल पढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज पे ही इंडिया की प्रियम्बल दी गई है बुक्स में, आप सभी को ये जरूर पढ़नी है। और इसके साइड में, दोनों ही साइड में, लेफ्ट और राइट साइड में प्रियम्बल के जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इनके मीनिंग दिए गए हैं। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप ये मीनिंग जरूर पढ़ेंगे। ये सभी मीनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको प्रियम्बल अच्छे से समझने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, उन सबका एक्सप्लेनेशन साइड में दिया गया है। तो जो प्रियम्बल में जो वैल्यूज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में जो आगे आर्टिकल्स हैं, उनमें उन्हीं को डिस्क्राइब किया गया है और जो प्रोविजंस है वो उसी से गाइडेड है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है विद बेसिक वैल्यूज, जो कि हमारे प्रियम्बल है और जिसका जो हमारे इंस्पिरेशन है अमेरिकन मॉडल से ली गई है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ज्यादातर जो कंट्रीज हैं मॉडर्न कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, वो प्रियम्बल से स्टार्ट होती हैं। वो सब अमेरिका के इस चीज से इंस्पायर है कि उन्होंने अपने यहाँ प्रियम्बल रखी थी। साउथ अफ्रीका की भी प्रियम्बल है, यहाँ पे सबसे यूएसए की है, उसके नीचे साउथ अफ्रीका की है और इस साइड में आपकी इंडिया की प्रियम्बल दी गई है। अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी प्रियम्बल है उसके एक एक वर्ड का क्या मीनिंग है। तो जो प्रियम्बल है वो एक डेमोक्रेसी की पोएम की तरह है, इसमें फिलॉसफी है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की। ये हमें हेल्प करती है एग्जामिन और इवेल्युएट करने में कि कोई भी गवर्नमेंट ने लॉ या एक्शन बनाए हैं तो वो गुड है या बैड है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर कोई सोल है तो उसे कहा जाता है प्रियम्बल। सोल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अवर सोल इज इक्वल्स टू प्रियम्बल। तो जो हमारी प्रियम्बल है, प्रस्तावना जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, उसे हमसे सोल भी कहा जाता है, उसकी आत्मा कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि जैसे आत्मा होती है, अगर शरीर उससे अलग हो जाए तो शरीर का कोई वैल्यू नहीं है। उसी तरह से जो हमारी प्रियम्बल है, इसमें जो वैल्यूज हैं, अगर ये वैल्यूज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होंगी देन इट इज नथिंग इम्पॉर्टेंट, इट विल नॉट बी हेल्पफुल फॉर एनीवन, फॉर एनी कंट्रीज गवर्नेंस। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी गाइडिंग वैल्यूज और प्रिंसिपल्स है, जिनके बेस पे सारे प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, जैसे कि इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, लिबर्टी, फंडामेंटल राइट्स जो हमें दिए गए हैं, दे आर बेस्ड ऑन कि जस्टिस होगा, लिबर्टी होगी, इक्वालिटी होगी, वो सारी वैल्यूज का जो है हमें एक एक दिया गया है इसमें, ठीक है। तो अब आगे हम देखेंगे इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ फिलोसफिकल डॉक्यूमेंट ही नहीं है, बल्कि ये एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है जो कि बताता है कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से होना चाहिए। ये एक अपडेटेड डॉक्यूमेंट है जिसमें अमेंडमेंट भी पॉसिबल है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार पढ़ेंगे तो आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन ये उतना मुश्किल नहीं है क्योंकि ये इतना रिजिड डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें एडिटिंग ना हो सके, अनलाइक अदर कंट्रीज। सो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। आपको कोई भी इश्यू है तो आप पूछ सकते हैं, यू आर वेलकम टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो गाइज प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। यहाँ आपका चैप्टर खत्म हो गया, आगे हम मिलेंगे एक नए चैप्टर से। थैंक यू।